हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम से। तो आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है स्टूडेंट्स। तो सुनो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे राउले का नियम, पढ़ रहे थे। उस राउले के नियम की अपन ने बात की थी। अब बात आती है अपने राउले के नियम के आधार पर विलियन के प्रकार। तो राउले के नियम के आधार पर विलियन होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन से का? एक होता है आदर्श विलियन और एक होता है अनादर्श विलियन। दोनों को साथ पढ़ेंगे, दोनों को समझेंगे, दोनों में अंतर क्या है। एक अगर आपको समझ में आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर एक एक पॉइंट दोनों के साथ साथ लेके चलेंगे। क्या कि राउले के नियम के आधार पर विलियन होता है वो दो प्रकार का होता है, आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन। तो अपन साथ साथ पॉइंट डिस्कस करते हैं कि आदर्श विलियन क्या होता है, अनादर्श विलियन क्या होता है। पहला पॉइंट है इसमें कि वह विलियन, क्या बोल रहा हूं, वह विलियन जो समस्त ताप व सांद्रता प्रास पर राउले नियम का पालन करता हूं। क्या बोल रहा हूं? राउले नियम का पालन करता है, नियम का। वापस सुन लो एक बार ये पॉइंट, क्या कि इसकी परिभाषा एक तरह से ये आदर्श विलियन की क्या है कि वह विलियन जो समस्त ताप व सांद्रता प्रास पर राउले नियम का पालन करता है वह विलियन आदर्श विलियन कहलाता है। और इसकी परिभाषा क्या बोलोगे कि वह विलियन जो समस्त ताप व सांद्रता प्रास पर राउले नियम की व्याख्या नहीं करता है, पालन नहीं करता, वह क्या कहलाता है, अनादर्श विलियन कहलाता है। पहला पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर आया समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक। सेकेंड पॉइंट अपना कि आदर्श विलियन में क्या होता है कि विलियन का जो वाष्प दाब होता है पी, क्या बोल रहा हूं, विलियन का वाष्प दाब पी होता है, वह जो विलियन में अवयव उपस्थित होते हैं उनके आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। क्या? विलियन में जो अवयव उपस्थित होते हैं उनके आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। कैसे? अपन पढ़ते हैं कि विलियन होता है वह विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है, पढ़ते हैं। और विलायक को अपन ए से लिखते हैं, विलेय को अपन बी से लिखते हैं। तो इसका आंशिक दाब पी ए और इसका आंशिक दाब पी बी। अरे पढ़ा था इसका विलियन का क्या टी। तो क्या बोलूंगा, पॉइंट क्या है कि जो विलियन का वाष्प दाब होता है वह विलियन में उपस्थित अवयव के योग के बराबर होता है। यानी जो विलियन में उपस्थित अवयव है उनके जो आंशिक दाब होता है उनके योग के क्या होता है, बराबर होता है। क्या? वाष्प दाब किसका? विलियन का। यह बात है समझ में। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। क्या कि विलियन में का जो वाष्प दाब होता है वह विलियन में उपस्थित अवयवों के आंशिक दाब के बराबर नहीं होता है, नॉट इक्वल टू। यहां सेकंड पॉइंट आया सभी को समझ में? देखो याद यही रखना है कि जो विलियन का वाष्प दाब होता है वह जो विलियन में अवयव उपस्थित है, अपन द्विअंगी विलियन पढ़ रहे हैं, विलेय और विलायक से मिलकर बनता है, तो दोनों का जो आंशिक दाब का योग होगा वही क्या होगा, उस विलियन का वाष्प दाब। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। देखो विपरीत हो रहा है, इसका विपरीत इसमें होगा। आदर्श और अनादर्श साथ साथ में याद हो जाएंगे। कैसे? थर्ड पॉइंट, विलियन का आयतन होता है, क्या बोल रहा हूं, विलियन का आयतन, यानी विलियन का कुल आयतन होता है वह विलेय तथा विलायक के आयतन के योग के बराबर होता है। क्या बोल रहा हूं कि विलियन का कुल आयतन होता है वह विलेय तथा विलायक के आयतन के योग के बराबर होता है। तो यहां पे कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा, तो डेल्टा वी मिश्रण इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा? 0। ठीक है। यहां पर क्या होगा, जो विलियन का आयतन होता है वह विलेय तथा विलायक के आयतन के योग के बराबर नहीं होता है। ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा वी मिश्रण नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे देखो नॉट इक्वल टू 0 मतलब या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यानी ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आए समझ में सभी को। फोर्थ पॉइंट है कि आदर्श विलियन के अंदर जो अपन विलेय और विलायक होता है उसके अंदर न तो उष्मा का अवशोषण होता है न ही उत्सर्जन होता है। तो डेल्टा एच का मान, यानी डेल्टा एच मिश्रण होता है, उसका मान होता है 0। क्या होता है? 0।
लेकिन यहां पर जो डेल्टा एच है उस मिश्रण का मान नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्या कि ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो यहां तक 4 पॉइंट सभी बच्चों को समझ में आए। ठीक, अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट आता है 5 नंबर का पॉइंट, वो है क्या, ध्यान से सुना कि अपन पढ़ते हैं कि विलयन होता है वो विलय और विलायक से मिलकर बना होता है। तो इसमें देखो कि विलयन यानी जो विलायक ए के मध्य का आकर्षण बल प्लस बी के मध्य का आकर्षण बल होता है वो ए बी के मध्य के आकर्षण बल के बराबर होता है। क्या बोल रहा हूं कि धनात्मक आदर्श विलयन में ए के मध्य का आकर्षण बल और बी के मध्य का आकर्षण बल ए बी के मध्य के आकर्षण बल के बराबर होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। क्या ए के मध्य का आकर्षण बल प्लस बी के मध्य का आकर्षण बल बराबर नहीं होता है ए बी के मध्य का आकर्षण। आया समझ में। लास्ट पॉइंट अपना क्या रहेगा यहां पे कि जो आदर्श विलयन होता है उसका मतलब जो विलय और विलायक होते हैं, जो विलय और विलायक होता है उसका जो रासायनिक तथा भौतिक संगठन है वही क्या होता है उस विलयन का भौतिक तथा रासायनिक संगठन होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है कि जो विलयन होता है उसमें विलय और विलायक का जो रासायनिक संगठन होता है वो विलयन से अलग होता है। तो अपन ने 6 पॉइंट पढ़े हैं, एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूं। तो सुनना कि ऐसा विलयन जो समस्त ताप तथा सांद्रता परास्पर राउले नियम की पालना करता है वह आदर्श विलयन और जो पालना नहीं करता वह अनादर्श विलयन। सेकंड पॉइंट है कि जो विलयन का वाष्प दाब होता है वो उपस्थित अवयव के योग के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है, जो आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। लेकिन ये जो थर्ड पॉइंट अपना कि विलयन का जो कुल आयतन है वह विलय और विलायक के आयतन के योग के बराबर होता है, यहाँ पे नहीं होता है। डेल्टा एच मिश्रण का मान यानी कि ना तो उष्मा का अवशोषण होता है, नहीं उत्सर्जन होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, या तो उष्मा का अवशोषण होगा या उष्मा का उत्सर्जन होगा। अरे जब उष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है तब क्या होता है, देखो डेल्टा एच का मान जब पॉजिटिव और नेगेटिव आता है तब क्या होता है, नेगेटिव होता तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, पॉजिटिव होता तो उष्मा शोषीय अभिक्रिया। अरे पढ़ा है अपन ने, पीछे जाओ थोड़ा सा, घुमाओ अपने दिमाग को, है ना, दिमाग की बत्ती जगाओ और समझो इस चीज को। और क्या बोला अगला पॉइंट कि ए के मध्य का आकर्षण बल बी के मध्य का आकर्षण बल ए बी के मध्य के आकर्षण बल के बराबर होता है आदर्श विलयन में, और इसमें बराबर नहीं होता है। लास्ट पॉइंट क्या था कि जो विलयन होता है उसमें विलय और विलायक का जो रासायनिक संगठन होता है वो विलयन के रासायनिक संगठन के समान होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। अब देखो स्टूडेंट्स अपन इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये पॉइंट सबको समझ में आ गए। अब मैं इनके आपको एग्जाम्पल लिखा देता हूं। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, 2 2 3 3 4 4 5 5 याद रखने हैं। ठीक है, आपको इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो एग्जाम्पल क्या क्या लिखोगे देखना। एन हेक्सेन, पहला एग्जाम्पल है क्या, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल अपना एथेनॉल प्लस मेथेनॉल। थर्ड जो एग्जाम्पल है अपना 1 क्लोरो ब्यूटेन प्लस 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, थर्ड था हो गया अपना। फोर्थ होगा अपना कि बेंजीन प्लस टोलुइन। और भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आप 4 भी याद रख लोगे तो बहुत हैं। अरे आप 2 2 3 3 एग्जाम्पल सबके याद रखने आपको, है ना। और भी आप लिख सकते हो तो एथिल क्लोराइड प्लस एथिल ब्रोमाइड। और आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो यहां पर क्या कि क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। क्या क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। आपको एग्जाम्पल इनके याद रखने हैं। वापस से एक बार बता देता हूं, आदर्श विलयन के एग्जाम्पल एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, एथेनॉल प्लस मेथेनॉल, 1 क्लोरोब्यूटेन प्लस 1 ब्रोमोब्यूटेन, बेंजीन प्लस टोलुइन, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। इसके एग्जाम्पल की बात करें अपन तो इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो मेथेनॉल प्लस जल, एथेनॉल प्लस जल,
जल प्लस HCl, और आप लिख सकते हो CHCl3 प्लस बेंजीन। ये एग्जाम्पल इसके। तो आपको आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन का पता चला। अपन आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछे सकता है 100%, यहां से चांसेज है पूछने के। एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एथेनॉल प्लस मेथेनॉल, 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, बेंजीन प्लस टोनिल, एथिल क्लोराइड प्लस एथिल ब्रोमाइड, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, मेथेनॉल प्लस जल, एथेनॉल प्लस जल, जल प्लस HCl, CHCl3 प्लस बेंजीन। ठीक है। अब आपको मैंने एक बात बोली है यहां पर, अनादर्श विलयन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि इसमें न तो डेल वी का मान होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, और न डेल्टा एच का मान 0 होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है ना। और अपन पढ़ते हैं कि पी का मान होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। जो वाष्प दाब होता है वो भी क्या होता है, विलयन का कम होता है। ये पढ़ा है। और ना आकर्षण बल भी इनका कम होता है। तो आप इसको कैसे समझोगे? अनादर्श विलयन होता है कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। कौन कौन सा? क्या तो ऋणात्मक अनादर्श विलयन जो विचलन प्रदर्शित करे, या धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। इतनी बात सबको समझ में आई क्या, कि अनादर्श विलयन होता है वो 2 टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, और धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो स्टूडेंट्स अपन धनात्मक और ऋणात्मक कैसे, कि जिसके डेल वी का मान पॉजिटिव, डेल एच का मान पॉजिटिव, वो तो धनात्मक, और जिसके नेगेटिव तो वो है ऋणात्मक। तो अब अपन पढ़ते हैं अनादर्श विलयन के बारे में। तो स्टूडेंट्स अब अपन जो पढ़ेंगे वो होगा कि जो अनादर्श विलयन होता है वो 2 प्रकार का बताया मैंने। क्या अपन ने बताया कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। तो मैं सीधा लिख रहा हूं धनात्मक अनादर्श विलयन। आपको पूरा लिखना है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। ठीक है। ये पॉइंट सबको समझना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा। तो सुनो इस बात को ध्यान से कि धनात्मक का मैंने क्या बोला था, अगर जो वैल्यू होगी अगर पॉजिटिव में आ रही है तो वो तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, और नेगेटिव में आ रही है तो वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। तो इसमें सबसे पहले अपन चलते हैं पहले पॉइंट की ओर प्यारे बच्चों। तो सुनो इस पॉइंट को, क्या कि जब विलयन का वाष्प दाब P विलय और तथा विलायक के वाष्प दाब जो आंशिक दाब था उसके योग से ज्यादा हो। ये क्या है, विलायक, और ये क्या है, विलय। मतलब जो अवयव हैं, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। क्या बोलोगे कि जो विलयन का वाष्प दाब होता है वो विलयन में उपस्थित अवयव या घटकों के वाष्प आंशिक दाब से ज्यादा हो, या आंशिक दाब का जो योग होता है उससे ज्यादा हो, तो वह क्या होगा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। सेकंड क्या होगा, सेकंड में होगा कि जो P होता है वह क्या होता है, कम होता है। किससे? Pa प्लस Pb से। देखो ये पॉइंट समझ लो, दोबारा एक बार बता देता हूं कि विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो विलयन में उपस्थित है अवयवों के आंशिक दाब के योग से ज्यादा होता है, इससे क्या, इसमें क्या होता है, कम होता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या, कि डेल्टा V का मान होता है, यानी डेल्टा V मिश्रण का मान होता है, वह होता है पॉजिटिव। ठीक है। तो या क्या इसको क्या बोल सकते हो, अधिकतम उच्च आयतन, या इसमें क्या होगा कि डेल्टा V मिश्रण होता है वह होता है नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है। पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव। थर्ड पॉइंट डेल्टा H था अपना। तो डेल्टा H जो मिश्रण होता है उसमें क्या होगा कि ये होगा पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होता है डेल्टा H का मान, तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर याद हो, अरे नालायक हो, क्या नालायक हो, याद करो, याद करो वो दिन जब मैंने आपको बोला था, अरे जब भी आपको डेल्टा H का मान नेगेटिव देता है तो उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होती है, और जब भी आपको डेल्टा H का मान पॉजिटिव देता है तो वह अभिक्रिया उसमें शोषी अभिक्रिया होती है। अरे सर अब तो याद आ गया, आप बताते तो हमें सब याद आ जाता है, इतनी देरी पता नहीं दिमाग कहाँ घूमता रहता है हमारा, है ना। यही हो रहा है क्या आपके साथ? ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई। थर्ड पॉइंट हो गया अपना, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि जो अवयव ए के मध्य का आकर्षण बल प्लस
अवयव बी के मध्य का आकर्षण बल होगा वह ज्यादा होगा अवयव ए बी के मध्य के आकर्षण बल से। क्या? अवयव ए के मध्य का आकर्षण बल अवयव बी के मध्य का आकर्षण बल होता है वह ज्यादा होता है अवयव ए बी के मध्य के आकर्षण बल से। लेकिन इसमें तो उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए के मध्य का आकर्षण बल प्लस बी के मध्य का आकर्षण बल कम होता है अवयव ए बी के मध्य के आकर्षण बल से। इतनी बात, ये जो 4 पॉइंट है, ये किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अरे किसी को भी दिक्कत है क्या? नहीं। तो इसके अब एग्जांपल बता देता हूं आपको। इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है मेथेनॉल प्लस जल। सेकेंड होगा एथेनॉल प्लस जल। इधर भी आप लिख सकते हो इसके एग्जांपल अगर आप लिखो तो क्या? जल प्लस HCl। और क्या लिख सकते हो? CHCl3 प्लस बेंजीन। ये एग्जांपल हुए। तो यहां तक पॉइंट सबको समझ में आ गए? क्या बोला कि अनादर्श विलयन 2 टाइप का होता है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। धनात्मक कैसे होगा? जब विलयन का वास्तविक दाब उसमें उपस्थित अवयवों के आंशिक दाब के योग से ज्यादा होगा तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा और इससे कम होगा तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित। डेल्टा V का मान अगर पॉजिटिव है तो धनात्मक, डेल्टा V का मान नेगेटिव है तो ऋणात्मक। डेल्टा H का मान पॉजिटिव है तो धनात्मक, नेगेटिव है तो ऋणात्मक। धनात्मक होता है तो उसमें सोशीय अभिक्रिया, ऋणात्मक होता है उसमें क्षेपीय अभिक्रिया। ए बी के मध्य का आकर्षण बल तथा बी के मध्य का आकर्षण बल ज्यादा होता है ए बी के मध्य के आकर्षण बल से, तब क्या होगा? धनात्मक। और ए के मध्य का आकर्षण बल बी के मध्य के आकर्षण बल से अगर कम होता है तो ऋणात्मक आदर्श अनादर्श विलयन। ठीक है, इनके एग्जांपल देखिए। अब स्टूडेंट्स आपको मैं इनके बीच का एक ग्राफ बताता हूं। क्या ग्राफ बताता हूं? अरे सर बता ही दीजिए। तो सुनो प्यारे बच्चों, ग्राफ क्या है अपना। देखो ये ग्राफ अपन पढ़ भी चुके, राउले के नियम के अनुसार एक ग्राफ बनाया था। आपको अगर याद आएगा कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा अगर याद आ जाए, पीछे वाली क्लास अगर नहीं देखी है किसी भी स्टूडेंट्स ने तो जाकर एक बार जरूर देख लें, है ना। सभी प्यारे बच्चे हैं, सभी अच्छे अच्छे बच्चे हैं, वो जाकर जरूर देखें। ठीक है, इनके बीच अपन ने ग्राफ बनाया था। इधर भी वाष्प दाब है, आप टेंशन में मत आना। ठीक है, अपन ने यहां पे लिखा था अक्ष ए के मोल अंश लिखे थे 1, अक्ष बी लिखा था 0। इधर हुआ था अक्ष ए 0, अक्ष बी 1। तो अपन ने क्या बोला था? यहां से यहां जा रहे हैं, क्या बोलो? यहां से यहां जा रहे हैं तो क्या हुआ था? तो हुआ था कि ए के जो मोल अंश है वो तो कम हो रहे हैं, ए के मोल अंश तो कम हो रहे हैं, है ना, और बी के मोल अंश है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अपन ने यहां पे एक ग्राफ बनाया था इसी। ठीक है, इसको लिखा था मैंने पी नोट ए लिखा था और यहां पे लिखा था मैंने पी नोट बी। अगर किसी को नहीं दिख रहा बच्चों तो ये मैं इसको अलग मार्कर से लिख देता हूं। क्या? चलो मैं यहां पे इस लाइन को कर दिया, ये कर दिया मैंने पी नोट ए। दिख रहा है सबको? ठीक है, तो अपन ने क्या बनाया था ग्राफ? कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह बनाया था। इधर भी कुछ इस तरह से बनाया था। ठीक है, बनाया था, और इधर भी कुछ इस तरह से बनाया था। इसको थोड़ा फिर ऊपर ही ले लेते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, अरे बनाया था कि नहीं बनाया था? हाँ सर बनाया था। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। धनात्मक डेविएशन का मतलब इनसे ऊपर, मतलब इनसे ऊपर। तो देखो इनसे ऊपर, इसको इस मार्कर से लिखता हूं, इनसे ऊपर इसको ऐसे, इनसे ऊपर तो इसको ऐसे, इनसे ऊपर तो इसको ऐसे। ठीक है, ये क्या कर रहा है? धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। जैसे अपन ने क्या बोला कि P का मान होता है वह ज्यादा होगा PA प्लस PB से। लेकिन अपन ने जो पहले वाला राउले का नियम में जो ग्राफ बनाया था वो P बराबर था PA प्लस PB। यहां पर क्या होगा? ये PA का मान है तो अपन क्या लिखेंगे? PA क्या हो जाएगा? PA देखो ये तो होगा PA का, और ये किसका? PB का। तो क्या लिखोगे? PB P नोट B अक्ष B। इसको क्या लिखोगे? P नोट B अक्ष B। और इसको क्या लिखोगे? P
ए बराबर पी नोट ए एक्स ए, अपन ने ये लिखा था, लेकिन यहां पे इसका जो आंशिक दाब है वह इससे ज्यादा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। यहां तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ग्राफ बनाने में। सेकंड ग्राफ भी सेम ऐसा का ऐसा, देखो इसमें भी यही काम कर रहा हूं। सर क्या सर, एक बात बता के बोर से बोर किए जा रहे हो। अरे बेटा बोर नहीं होना, बस बोर नहीं होना, आपको बस सीखना है एक एक चीज। अपन ने इधर लिखा था वाष्प दाब, यहां पे लिखा था मोल अंश लिखा था। अब यहां पे अक्स ए बराबर 1, अक्स बी बराबर 0, अक्स ए बराबर 0, अक्स बी बराबर 1 लिखा था। यहां पे लिख दिया था पी नोट ए, यहां पे लिख दिया पी नोट बी, लिख दिया। इसको क्या किया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, और इसको इससे मिलाया, मिलाया था, अरे मिलाया। और अब क्या करना है, ऋणात्मक विचलन, मतलब इसका मान कम होगा, जो भी मान आएगा उससे कम, तो ये इसका ऋणात्मक विचलन, और ये इसका ऋणात्मक विचलन, और ये इसका ऋणात्मक विचलन। आ गया समझ में? देखो इसमें तो ऊपर जा रहा है, इसमें नीचे आएगा, है ना। तो ये सबको समझ में आया ग्राफ, दोनों ग्राफ। अब यहां पे आप लिख भी सकते हो कि P का मान होगा वो कम होगा PA और PB से। यहां पे क्या लिख सकते हो, PB, क्या PB कम होगा किसे, P नोट B अक्स B से। और यहां पे क्या लिखोगे, PA कम होगा P नोट A अक्स A से। ये ग्राफ सभी को समझ में आ गया? ठीक है, अगर ये ग्राफ समझ में आ गया तो आपका ये राउले का नियम था, उसके अनुसार अपन ने क्या पढ़ा, राउले के नियम में अपन ने जो जो चीजें पढ़ी हैं, जो भी बातें आज क्या पढ़ा अपन ने पढ़ा आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन अनादर्श विलयन के बारे में जाना, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अपन ने जाना कि अनादर्श विलयन दो प्रकार का होता है, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित। तो धनात्मक और ऋणात्मक विचलन जैसे प्रदर्शित करेगा, तो अपन उसको पढ़ रहे हैं कि जिसमें पॉजिटिव मान होगा वो धनात्मक, नेगेटिव होगा ऋणात्मक। अपन ने ग्राफ बनाया। अगर इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो ग्राफ बनाने में, वो पूछना, क्योंकि इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत ज्यादा बार पूछे जाने वाला ग्राफ है। यहां तक सबको समझ में आ गया? तो स्टूडेंट्स अब अपन पढ़ते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है वो जानते हैं अपन। तो देखो कि दो या, सुनना इसकी परिभाषा ध्यान से, दो या दो से अधिक द्रवों का, या दो या दो से अधिक द्रवों का ऐसा मिश्रण जिसमें द्रवावस्था तथा वाष्प अवस्था में रासायनिक संगठन समान होता हो, रासायनिक संगठन समान होता हो, तथा क्या, तथा एक निश्चित ताप पर उबलते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। क्या बोला कि दो या दो से अधिक द्रवों का ऐसा मिश्रण, क्या बोलो, दो या दो से अधिक द्रवों का ऐसा मिश्रण जिसमें द्रव अवस्था तथा वाष्प अवस्था में रासायनिक संगठन होता है वो समान होता है, तथा एक निश्चित ताप पर वो उबलते हो, उसे अपन स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। एक परिभाषा तो ये हुई अपने पास। सेकंड जो परिभाषा अपन इसकी बोल सकते हैं क्या, कि दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण जो अवयवों को रासायनिक संगठन को प्रभावित किए बिना उस एक ही ताप पर आश्रित होते हैं। क्या बोल रहा हूं, दोबारा सुनना एक बार, क्या दूसरी परिभाषा बता रहा हूं कि दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण जो अवयवों के रासायनिक संगठन को प्रभावित किए बिना एक ही ताप पर आश्रित होते हैं, उन्हें अपन स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। तो अपन को दोनों परिभाषा पता होनी चाहिए, क्या
कि दो या दो से अधिक द्रवों का ऐसा मिश्रण जिनका द्रवावस्था तथा वाष्प अवस्था में रासायनिक संगठन समान होता हो तथा एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, उसे स्थिर क्वाथीय मिश्रण कहते हैं। पहली परिभाषा थी। सेकंड जो परिभाषा है वो अपनी क्या है कि दो या दो से अधिक द्रवों का ऐसा मिश्रण जिस जो क्या होता है, द्रवों के जो अवयव होते हैं द्रवों के, उनके रासायनिक संगठन को प्रभावित किए बिना एक ही निश्चित ताप पर या एक ही ताप पर आश्रित होते हैं, उसे अपन स्थिर क्वाथीय मिश्रण कहते हैं। अब ये जो स्थिर क्वाथीय मिश्रण होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला होता है अधिकतम वाष्पदाबी, क्या बोल रहा हूं, अधिकतम वाष्पदाबी व निम्नतम क्वथनांकी, क्या, निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण। एक मिश्रण तो इस प्रकार का होता है। सेकंड होता है वो होता है निम्नतम वाष्पदाबी व अधिकतम क्वथनांकी मिश्रण। अब इस पॉइंट को भी समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कि सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो स्थिर क्वाथीय मिश्रण होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अधिकतम वाष्पदाबी निम्नतम क्वथनांकी। सेकंड होता है, देखो एक बार अधिकतम है तो दूसरी बार निम्नतम वाष्पदाबी और अधिकतम क्वथनांकी मिश्रण। ठीक है, इस प्रकार के मिश्रण की अपन बात करते हैं। तो अब अपन देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये मिश्रण अपन बात करेंगे कैसे पढ़ेंगे अपन। तो देखना, इसकी बात करते हैं सबसे पहले अधिकतम वाष्पदाबी और निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण। तो सुनना इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है ये। कैसे कि देखो, इस प्रकार का क्वथनांकी मिश्रण, क्या, इस प्रकार का स्थिर क्वथनांकी मिश्रण जिसके क्वथनांक का मान मिश्रण में उपस्थित, क्या बोल रहा हूं कि इस प्रकार के स्थिर क्वाथीय मिश्रण या वह स्थिर क्वाथीय मिश्रण जिसके क्वथनांक का मान मिश्रण में उपस्थित किसी भी अवयव के क्वथनांक से कम होता है, वह क्या कहा जाता है, अधिकतम वाष्पदाबी व निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना कि वह स्थिर क्वथनांकी मिश्रण, क्वथनांकी मिश्रण जिसके क्वथनांक का मान मिश्रण में किसी भी अवयव के क्वथनांक से कम होता है, वह अधिकतम वाष्पदाबी व निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण कहलाता है। और इस प्रकार के मिश्रण होते हैं वो धनात्मक आदर्श विलयन, जो धनात्मक है, अनादर्श विलयन विचलन प्रदर्शित करते हैं, उनमें पाया जाता है। तो आपको इसके एग्जाम्पल आप जो धनात्मक अनादर्श विलयन के लिखे थे वो लिख सकते हो। तो ये पॉइंट आया समझ में आपको। तो स्टूडेंट्स अपन दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। अब क्या, अधिकतम तो पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे न्यूनतम वाष्पदाबी व अधिकतम क्वथनांकी। तो उसकी परिभाषा भी ऐसी होगी। इसकी कैसी थी कि वह स्थिर क्वथनांकी मिश्रण जिसके क्वथनांक का मान क्या होता है, मिश्रण में उपस्थित किसी भी अवयव से के क्वथनांक से क्या होता है, कम होता है। अब अपन जो सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, देखो वो देखते हैं अपन। क्या कि निम्नतम वाष्पदाबी एवं अधिकतम क्वथनांकी, इसमें क्या होगा, तो सुनना इस बात को कि वह स्थिर क्वाथीय मिश्रण जिसके क्वथनांक का मान मिश्रण में उपस्थित किसी भी अवयव के क्वथनांक से ज्यादा होता है, यानी अधिकतम लिखा है तो मतलब ज्यादा, तो वह निम्नतम वाष्पदाबी व अधिकतम क्वथनांकी मिश्रण कहलाता है। और इस प्रकार का जो मिश्रण होता है वो ऋणात्मक अनादर्श विलयन प्रदर्शित करने वाले यौगिकों में पाया जाता है। जो ऋणात्मक अनादर्श विलयन के जो एग्जाम्पल है वो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, आपको नोट्स में मिलेंगे सारे के सारे। तो आपको पता होना चाहिए कि स्थिर क्वाथीय मिश्रण क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ, फटाफट से ध्यान देना कि स्थिर क्वाथीय मिश्रण क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं। तो देखो, स्थिर क्वाथीय मिश्रण क्या पढ़ा कि दो या दो से अधिक द्रवों का ऐसा मिश्रण जिसमें क्या होता है, द्रव अवस्था तथा वाष्प अवस्था यानी उसका जो रासायनिक संगठन होता है वो क्या होता है, समान होता है, और वो एक निश्चित ताप पर उबलते हैं,
उसे अपन क्या बोलते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण। और सेकंड परिभाषा क्या बोली थी कि दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण जो अवयवों के रासायनिक संगठन को प्रभावित नहीं किए बिना एक ही ताप पर आश्रित होते हैं, उसे अपन स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। अपन दो प्रकार के स्थिर क्वाथी मिश्रण पढ़े, क्या कि अधिकतम वाष्प दाबी व न्यूनतम क्वथनांक मिश्रण, और सेकंड अपन ने पढ़ा निम्नतम वाष्प दाबी व अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि अपन ने पढ़ा कि अधिकतम वाष्प दाबी व निम्नतम क्वथनांक, क्या पढ़ा उसमें कि इस प्रकार का या वह स्थिर क्वाथी मिश्रण जिसके क्वथनांक का मान अवयव में उपस्थित किसी भी, मतलब जो मिश्रण था उसमें किसी भी अवयव के क्वथनांक से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और इसमें क्या पढ़ेंगे कि वह स्थिर क्वाथी मिश्रण जिसके क्वथनांक का मान मिश्रण में उपस्थित किसी भी अवयव के क्वथनांक से क्या होता है, ज्यादा होता है। और उसमें अपन ने पढ़ा था कि धनात्मक अनादर्श विलयन, और इसमें पढ़ेंगे ऋणात्मक अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल। तो ये था अपना आज का ये स्थिर क्वाथी मिश्रण का टॉपिक। ठीक है, और अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो उसकी अपन सॉल्यूशन होगा वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।